नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइडियल अड्डा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बिहार जीविका भर्ती के मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के बारे में। इसमें सभी पोस्ट कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, एरिया कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट, अकाउंटेंट, ऑफिस असिस्टेंट, ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव, सभी जितने भी पोस्ट है सभी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है एनालिसिस करेंगे। इसमें सभी प्रश्न जो 70 नंबर का रहेगा, जिसमें 2 पोस्ट ऑफिस असिस्टेंट और ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव का रहेगा 60 नंबर का, बाकी सारा 70 नंबर का एग्जाम होगा। इसमें आपको कवर करेंगे अवार्ड एंड ऑनर्स, इंपॉर्टेंट स्कीम, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर और सब्जेक्ट नॉलेज। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा दिया जाने वाला गांधी मेडल किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व स्वास्थ्य संगठन से। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठन से संबंधित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा जो है पुरस्कार दिया जाता है गांधी मेडल, ये जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा दिया जाने वाला गांधी मेडल सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र से संबंधित है। यह उन व्यक्तियों या संगठनों को सम्मानित करता है जिन्होंने सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, विशेष रूप से संक्रामक रोगों के उन्मूलन और स्वास्थ्य समानता को बढ़ावा देने में। यह महात्मा गांधी के स्वास्थ्य और स्वच्छता के दर्शन को श्रद्धांजलि है। WHO विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से वैश्विक स्वास्थ्य में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKY का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, कोविड-19 महामारी के दौरान गरीबों को वित्तीय सहायता और मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करना, ये PMGKY का मुख्य उद्देश्य है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKY का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 महामारी के दौरान गरीबों को वित्तीय सहायता और मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करना है। इसे वित्त मंत्रालय द्वारा मार्च 2020 में लॉन्च किया गया था। इस योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA लाभार्थियों को अतिरिक्त मुफ्त खाद्यान्न और महिला जन धन खाता धारकों को नकद हस्तांतरण जैसे घटक शामिल थे। इसका उद्देश्य महामारी के आर्थिक प्रभावों से कमजोर वर्गों को बचाना था। अगला प्रश्न है, किस मिशन ने भारत का विभाजन एक अनिवार्य शर्त के रूप में स्वीकार किया था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना माउंटबेटन योजना ने भारत का विभाजन एक अनिवार्य शर्त के रूप में स्वीकार किया था। लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को यह योजना प्रस्तुत की थी। इस योजना में भारत और पाकिस्तान विभाजित करने का प्रस्ताव था, जिसमें रियासतों को किसी एक में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया गया था। यह योजना भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का आधार बनी। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक समूह की कौन सी संस्था देशों को बाहरी निजी निवेश आकर्षित करने में मदद करती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी MIGA। विश्व बैंक समूह की एक संस्था बहुपक्षीय निवेश गारंटी MIGA देशों को बाहरी निजी निवेश आकर्षित करने में मदद करती है। MIGA की स्थापना 1988 ईस्वी में हुई थी। यह विकासशील देशों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI को बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक जोखिम बीमा और क्रेडिट अनाउंसमेंट प्रदान करती है। इसका उद्देश्य निवेश बाधाओं को दूर करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय वैज्ञानिक को भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने भारत के मिसाइल और परमाणु हथियार कार्यक्रमों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे भारत के 11वें राष्ट्रपति 2002 से 2007 तक भी रहे। उन्हें उनके योगदान के लिए भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, बुली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बुली शब्द जो है हॉकी से संबंधित है। बुली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बुली शब्द हॉकी से संबंधित है। बुली शब्द हॉकी से संबंधित है। यह एक विधि है जिसका उपयोग हॉकी में खेल को फिर से शुरू करने के लिए किया जाता है, जब खेल को किसी अनुचित तरीके से रोका गया हो, जैसे एक साथ फाउल। इसमें 2 विरोधी खिलाड़ी एक दूसरे के स्टिक को 3 बार टैप करते हैं और फिर गेंद को जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। यह आजकल कम उपयोग में है, लेकिन यह हॉकी के नियमों का एक पारंपरिक हिस्सा है। बुली
अगला प्रश्न है, अग्रणी कृषि वैज्ञानिकों को दिया जाने वाला MS स्वामीनाथन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 कृषि अनुसंधान और विकास, कृषि अनुसंधान एवं विकास। MS स्वामीनाथन पुरस्कार कृषि अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इसका नाम प्रसिद्ध भारतीय कृषि वैज्ञानिक और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन के नाम पर रखा गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को। यह एक कृषि वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को सम्मानित करता है जिन्होंने खाद्य सुरक्षा और अस्थायी कृषि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह पुरस्कार भारत में कृषि विज्ञान के सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। अगला प्रश्न है, लक्ष्य LAQSHY लक्ष्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, मातृत्व ऑपरेशन थिएटर और लेबर रूम में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करना। इसका होगा लक्ष्य LAQSHY का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है मातृत्व ऑपरेशन थिएटर और लेबर रूम में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करना। इसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 2017 में लॉन्च किया गया था। इनका लक्ष्य माताओं और नवजात शिशुओं के लिए सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता वाली प्रसव सेवाएं सुनिश्चित करना है। यह मातृत्व मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने का केंद्रित है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, आचार्य JB कृपलानी। भारत के विभाजन के समय यानी 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे। उन्होंने 1946 में मेरठ अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष पद का पद संभाला था। क्वेश्चन पूछेगा कि आचार्य JB कृपलानी कब जो है अपना कांग्रेस का अध्यक्ष पद संभाला था? तो 1946 में मेरठ अधिवेशन में। उन्होंने भारत के विभाजन का विरोध किया था, लेकिन अंततः कांग्रेस कार्य समिति के निर्णय को स्वीकार किया। कृपलानी एक प्रमुख गांधीवादी नेता और शिक्षाविद थे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1975 में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO को 1969 में, इसका सही आंसर होगा 1969। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO को 1969 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ILO का स्थापना 1919 में हुई थी। ILO की स्थापना कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। इसे सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने और श्रमिकों को बेहतर परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? तो सेरिब्रम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेरिब्रम। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम है। सेरिब्रम मस्तिष्क के ऊपरी और सबसे बड़े हिस्से को बनाता है और दो गोलार्धों सेरिब्रल और हेमिस्फीयर में विभाजित होता है। यह सोचने, सीखने, याददाश्त, भाषा और शैक्षिक गतियों सहित उच्च स्तरीय कार्यों के लिए जिम्मेदार है। सेरिबैलम संतुलन और समन्वय के लिए जिम्मेदार है, जबकि मेडुला ऑब्लोंगेटा श्वास और हृदय गति जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पहली कप्तान कौन बनी थी? सबसे पहली बार महिला टीम की कप्तान कौन बनी थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डायना एल्डूजी। डायना एल्डूजी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पहली कप्तान डायना एल्डूजी थी। उन्होंने 1976 में वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत के पहले टेस्ट मैच में कप्तानी की थी। वह भारतीय महिला क्रिकेट के अग्रदूतों में से एक थी। उन्होंने भारतीय महिला क्रिकेट में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। एलेना एल्डूजी को महिला क्रिकेट में जो उसके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार किसे मिला था? इसका सही आंसर होगा मेजर सोमनाथ शर्मा। इसका होगा सही ऑप्शन नंबर बी, मेजर सोमनाथ शर्मा को। सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र के पहले प्राप्तकर्ता मेजर सोमनाथ शर्मा थे। उन्होंने यह पुरस्कार मरणोपरांत 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उनकी असाधारण वीरता के लिए प्रदान किया गया था। वह भारतीय सेना के कुमायूं रेजिमेंट के 4th बटालियन से संबंधित थे। मेजर सोमनाथ शर्मा जो है भारतीय सेना के कुमायूं रेजिमेंट की 4th बटालियन से संबंधित थे। उन्होंने बदगाम के युद्ध में अपनी जान की परवाह न करते हुए दुश्मनों को रोका था।
जिससे उनकी बटालियन के पीछे हटने और श्रीनगर हवाई अड्डे को की रक्षा करने में मदद मिली थी। अगला प्रश्न है, अटल भूजल योजना अभय ABHY का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अटल भूजल योजना का मुख्य उद्देश्य है भूजल संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए सामुदायिक भागीदार को बढ़ावा देना। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। अटल भूजल योजना अभय का मुख्य उद्देश्य भूजल संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना है। इसे जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 25 दिसंबर 2019 को लॉन्च किया गया था। यह योजना गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 7 राज्यों में भूजल अतिशोषित ब्लॉकों में लागू की जा रही है। इसका लक्ष्य भूजल स्तर को स्थिर करना और जल सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जमींदारी व्यवस्था परमानेंट सेटलमेंट। कई बार यह प्रश्न पूछा, विभिन्न एग्जाम में पूछा गया है कि परमानेंट सेटलमेंट का जनक किसे माना जाता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। परमानेंट सेटलमेंट, जिसे हिंदी में जमींदारी व्यवस्था कहते हैं, इसका जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। जमींदारी व्यवस्था परमानेंट सेटलमेंट का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। इसने 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जमींदारी व्यवस्था सबसे पहले किन किन राज्यों में लागू हुआ था? तो ये 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया गया था। इस व्यवस्था के तहत जमींदारों को भूमि का अस्थायी मालिक बना दिया गया और उन्हें सरकार को एक निश्चित राशि का राजस्व भुगतान करना होता था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के लिए एक स्थिर राजस्व स्रोत सुनिश्चित करना था, लेकिन इसने किसानों का शोषण ही किया। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रत्येक सदस्य को कितने मत प्राप्त होते हैं? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 1 मत। संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रत्येक सदस्य देश को 1 मत प्राप्त होता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र का मुख्य विचार विमर्श, नीति निर्माण और प्रतिनिधित्व अंग है। यह संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में। यह वैश्विक मुद्दों पर चर्चा और सिफारिशों करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। यह संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय एजेंसी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय एजेंसी है जिसमें सरकारें, नियोक्ता और श्रमिक एक साथ काम करते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क में नीले रंग के लेजर का उपयोग किया जाता है। ब्लू रे डिस्क में किस रंग के लेजर का उपयोग किया जाता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, नीला रंग के। ब्लू रे डिस्क में नीले रंग के लेजर का उपयोग किया जाता है। नीले लेजर में लाल लेजर की तुलना में छोटी तरंगदैर्घ्य होती है, जिससे डिस्क पर अधिक डेटा संग्रहित करना संभव हो जाता है। इसलिए ब्लू रे डिस्क की तुलना में बहुत अधिक भंडारण क्षमता प्रदान करती है। इसका उपयोग उच्च परिभाषा HD वीडियो और डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, पहचाने कि MS वर्ड 2010 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सही है या गलत है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ए सही है और 2 गलत है। नया दस्तावेज बनाते समय एक टेम्पलेट का चयन किया जा सकता है, ये सही है। और दूसरा कह रहा है किसी दस्तावेज के अंत तक जाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट Shift+Ind का प्रयोग करते हैं, ये गलत है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेम्पलेट पूर्व डिजाइन किए गए दस्तावेज होते हैं जिन्हें हम या कोई अन्य जैसे माइक्रोसॉफ्ट किसी प्रोजेक्ट के लिए पैटर्न के रूप में उपयोग करने के लिए बनाता है। टेम्पलेट बिजनेस कार्ड, ब्रोजर, बायोडाटा प्रेजेंटेशन के लिए हो सकता है। शॉर्टकट CTRL+Home कर्सर को दस्तावेज की शुरुआत में ले जाने के लिए होता है। CTRL+Ind कर्सर को दस्तावेज के अंत में ले जाने के लिए होता है। CTRL+Page डाउन कर्सर को अगले पृष्ठ के शीर्षक पर ले जाने के लिए होता है। और CTRL+Page सेटअप कर्सर को पिछले पेज के शीर्ष पर ले जाने के लिए होता है। निम्नलिखित डोमेन नामों की सूची को उनके अर्थों के साथ सम्मिलित करें। डोमेन नाम और अर्थ, इसमें देखना क्या सही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। .NET सबसे लोकप्रिय डोमेन नामों में से एक है।
जिसका उपयोग दुनिया भर के कंपनियों द्वारा अपना व्यवसाय ऑनलाइन शुरू करने के लिए किया जाता है। डॉट edu एजुकेशन edu डोमेन आमतौर पर शैक्षणिक संस्थानों द्वारा उपयोग किया जाता है। .org डोमेन अधिक विशिष्ट और आमतौर पर गैर लाभकारी संगठनों के लिए उपयोग किया जाता है। .com डोमेन एक्सटेंशन कॉमर्शियल के लिए किया जाता है। जब यह पेश किया गया .com ई कॉमर्स साइटों के लिए अभिप्रेरित इंटेंडेड था। आज यह सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला डोमेन एक्सटेंशन है, जो सभी वेबसाइटों में से आधे से अधिक को सेवा प्रदान करता है। .com। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड 365 में एक मान्य फाइल प्रारूप नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी .dcp। .dcp MS वर्ड 365 एक मान्य फाइल प्रारूप निम्नलिखित में से .dcp नहीं है। MS वर्ड में फाइल एक्सटेंशन .doc MS वर्ड 2003 के पहले फाइल और लोटस वर्कशॉप वर्ड प्रोसेसर्स फाइल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पैड फाइल के लिए प्रयोग किया जाता था। .dotm मैक्रोज के साथ लेटर टेम्पलेट फाइल है। .dotx माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्री फॉर्मेटेड सेटिंग होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 को 2011 में लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 को कब लॉन्च किया गया? तो 2011 में से लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? इसका सही ऑप्शन होगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कामकाज की जांच करना और विकेंद्रीकरण के लिए सिफारिश देना। इसके लिए आया था बलवंत राय मेहता समिति। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कामकाज की जांच करना और विकेंद्रीकरण के लिए सिफारिशें देने के उद्देश्य से किया गया था। इस समिति का गठन 1957 में किया गया था और इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिशें की थी। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने किया था? तो बलवंत राय मेहता समिति ने। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? 1957 में किया गया था। बलवंत राय मेहता की समिति की सिफारिशों को भारतीय संविधान में 73वें संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया। इसे भारत में पंचायती राज के वास्तुकार के रूप में भी जाना जाता है। किसको? तो बलवंत राय मेहता समिति को। अगला प्रश्न है, ग्रामीण व्यवस्था में भूमिहीन मजदूर लैंडलेस लेबरर्स की प्रमुख समस्या क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, रोजगार और आय की असुरक्षा और शोषण का जोखिम। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, रोजगार और आय की असुरक्षा और शोषण का जोखिम। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भूमिहीन मजदूर की प्रमुख समस्या रोजगार और आय की असुरक्षा और शोषण का जोखिम है। उनके पास अपनी आजीविका के लिए अपनी कोई भूमि नहीं होती है और वे मुख्य रूप से दूसरे के खेतों में काम करके या अनौपचारिक मजदूरी पर निर्भर रहते हैं। उन्हें अक्सर कम मजदूरी मिलती है, काम की कोई गारंटी नहीं होती है और सामाजिक सुरक्षा का अभाव होता है। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का उद्देश्य उनकी स्थिति में सुधार करना है। अगला प्रश्न है, डिजिटल फाइनेंसिंग मॉडल में ई वॉलेट का क्या लाभ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पैसे को डिजिटल रूप से स्टोर करने और त्वरित सुविधाजनक भुगतान करने की क्षमता। ये ई वॉलेट में सुविधा होता है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। डिजिटल फाइनेंसिंग मॉडल में ई वॉलेट का लाभ पैसे को डिजिटल रूप से स्टोर करने और त्वरित सुविधाजनक भुगतान करने की क्षमता है। ई वॉलेट जैसे पेटीएम, गूगल पे, अमेजन और ढेर सारा उपयोगकर्ताओं को अपने स्मार्टफोन पर पैसे रखने और विभिन्न सेवाओं के लिए तुरंत भुगतान करने की अनुमति देते हैं। यह छोटे मूल्य के लेन देन के लिए उपयोगी है और नकदी की आवश्यकता को कम करता है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में भी वित्तीय लेन देन को सरल बनाता है। SHG के सदस्यों में नेतृत्व की भागीदारी का एक महत्वपूर्ण परिणाम क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निर्णय लेने की प्रक्रिया में सभी सदस्य का समावेश और सामूहिक स्वामित्व की भावना का विकास। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। SHG के सदस्यों में नेतृत्व की भागीदारी का एक महत्वपूर्ण परिणाम निर्णय लेने की प्रक्रिया में सभी सदस्यों का समावेश और सामूहिक स्वामित्व की भावना का विकास है। जब सदस्य नेतृत्व की
भूमिकाएं साझा करते हैं तो वे समूह के कार्यों और परिणामों के प्रति अधिक जिम्मेदारी महसूस करते हैं। यह प्रत्येक सदस्य को समूह की सफलता में हितकारक बनाता है, जिससे समूह की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित होती है। यह सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है, सामुदाय आधारित संगठन कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन CBOS ग्रामीण आजीविका संवर्धन में कैसे मदद करते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सदस्यों के लिए क्षमता निर्माण, संसाधनों तक पहुंच और सामूहिक कार्रवाइयों को सुविधाजनक बनाकर। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। सामुदायिक आधारित संगठन CBOS ग्रामीण आजीविका संवर्धन में सदस्यों के लिए क्षमता निर्माण, संसाधनों तक पहुंच और सामूहिक कार्रवाई को सुविधाजनक बनाकर मदद करते हैं। ये संगठन स्थानीय जरूरतों को समझते हैं और सदस्यों को प्रशिक्षण, ऋण तक पहुंच और बाजार लिंकेज में सहायता प्रदान कर सकते हैं। सामूहिक कार्रवाई में से छोटे किसानों या कारीगरों की मेलभाव करने की शक्ति बढ़ती है। वे ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक पशुधन ऑर्गेनिक लाइव स्टॉक की एक विशेषता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, एंटीबायोटिक दवाओं और हार्मोन का उपयोग न करना। कार्बनिक पशुधन ऑर्गेनिक लाइवस्टॉक की एक विशेषता एंटीबायोटिक दवाओं और हार्मोनों का उपयोग न करना है। कार्बनिक पशुधन पालन प्राकृतिक तरीकों पर केंद्रित है, जिससे जानवरों को प्राकृतिक आहार खिलाना और उन्हें घूमने के लिए जगह देना शामिल है। यह पशु उत्पादकों जैसे दूध, मांस, अंडे को रासायनिक अवशेषों से मुक्त सुनिश्चित करता है। यह पशु कल्याण और टिकाऊ प्रथाओं पर जोर देता है। अगला प्रश्न है, बही खाता रिकॉर्ड में त्रुटि सुधार एरर करेक्शन का क्या महत्व है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वित्तीय रिकॉर्ड की सटीकता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, बही खाता रिकॉर्ड में त्रुटि सुधार का महत्व वित्तीय रिकॉर्ड की सटीकता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए है। मानवीय त्रुटियां हो सकती है और उन्हें तुरंत और पारदर्शी तरीके से ठीक करना महत्वपूर्ण है। त्रुटियों को ठीक करने से भविष्य की वित्तीय विसंगतियां से बचा जा सकता है। यह समूह के वित्तीय डेटा की सत्यता को सुनिश्चित करता है। बजट के अंत में यदि अवशेष सरप्लस होता है तो इसका क्या अर्थ होता है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, आपकी आय आपके खर्च से अधिक है। बजट के अंत में यदि अधिशेष होता है तो इसका अर्थ है कि आपकी आय जो है आपके खर्च से क्या है, अधिक है। यह एक सकारात्मक वित्तीय स्थिति है जो बचत या निवेश के लिए धन उपलब्ध कराती है। अधिशेष का उपयोग वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने, ऋण चुकाने या आपातकालीन कोष बनाने के लिए किया जाता है। यह एक स्वस्थ वित्तीय प्रबंधन का संकेत है। अगला प्रश्न है, पीएम किसान योजना को किस मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है? तो पीएम किसान योजना को लागू किया जाता है ऑप्शन नंबर बी, कृषि और किसान मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। पीएम किसान योजना को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है। यह मंत्रालय योजना के प्रभावी कार्यान्वयन, लाभार्थियों की पहचान और वित्तीय हस्तांतरण के लिए जिम्मेदार है। इसका उद्देश्य किसानों के कल्याण को सुनिश्चित करना और उन्हें सीधे आय सहायता प्रदान करना है। यह भारत सरकार की किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलों में से एक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को कैसे बढ़ाना है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यों को अपनी कृषि योजनाओं में निवेश करने के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता और प्रोत्साहन राशि प्रदान करके। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को राज्यों को अपनी कृषि योजना में निवेश करने के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करने के बढ़ाना है। यह योजना केंद्र और राज्यों के बीच एक साझेदारी है जो कृषि विकास में निवेश को प्रोत्साहित करती है। राज्यों को कृषि जलवायु परिस्थितियों और स्थानीय जरूरतों के अनुसार अपनी योजनाएं बनाने के लिए स्वायत्तता प्रदान की जाती है। यह कृषि बुनियादी ढांचे, अनुसंधान और उत्पादकता में सुधार के लिए आवश्यक धन उपलब्ध कराता है। अगला प्रश्न है,
अटल पेंशन योजना एपीवाई के तहत ग्राहक की मृत्यु के बाद पति पत्नी को पेंशन नहीं मिलने पर संचित कॉर्पस किसे दिया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राहक के नामित व्यक्ति नॉमिनी को। अटल पेंशन योजना एपीवाई के तहत ग्राहक की मृत्यु के बाद यदि पति पत्नी भी नहीं है तो संचित कॉर्पस ग्राहक को नामित व्यक्ति को दिया जाता है। ग्राहक नामांकन के समय अपने नामित व्यक्ति का उल्लेख करता है। यह योजना असंगठित क्षेत्र के लिए श्रमिकों के परिवारों के लिए वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है। यह सुनिश्चित करता है कि ग्राहकों की बचत उनके वारिसों तक पहुंचे। अगला प्रश्न है, मनरेगा के तहत पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करने के लिए कौन से उपाय किए जाते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉब कार्डों का सार्वजनिक प्रदर्शन, सोशल ऑडिट और वेबसाइट पर जानकारी अपलोड करना। मनरेगा के तहत पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करने के लिए जॉब कार्डों का सार्वजनिक प्रदर्शन, सोशल ऑडिट और वेबसाइट पर जानकारी अपलोड करना जैसे उपाय किए जाते हैं। सभी प्रासंगिक जानकारी जैसे काम की मांग, आवंटन, मजदूरी का भुगतान और वेब सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराई जाती है। सामाजिक ऑडिट नागरिकों को योजना के कार्यान्वयन की जांच करने में सक्षम बनाता है। ये उपाय भ्रष्टाचार को कम करने और योजनाओं में जवाबदेही बढ़ाने में मदद करते हैं। अगला प्रश्न है, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एनआरएलएम के तहत सतत आजीविका सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स का क्या अर्थ है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ऐसी आजीविका जो पर्यावरण की रक्षा करते हुए आय का एक स्थिर और विश्वसनीय स्रोत प्रदान करती है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAY NRLM के तहत सतत आजीविका सस्टेनेबल लाइवलीहुड का अर्थ है ऐसी आजीविका जो पर्यावरण की रक्षा करते हुए आय का स्थिर और विश्वसनीय स्रोत प्रदान करती है। इसमें टिकाऊ कृषि पद्धतियां, कौशल विकास और छोटे व्यवसायों का समर्थन शामिल है जो पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार है। यह ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और पर्यावरणीय रूप से जागरूक बनाने में केंद्रित है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में दीर्घकालिक गरीबी उन्मूलन सुनिश्चित करना है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य औद्योगिक नीति 2011 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी, राज्य में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करना और रोजगार सृजन करना। बिहार राज्य औद्योगिक नीति 2011 को राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक ढांचे के रूप में लागू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य निवेशकों को आकर्षित करना, उद्योगों की स्थापना को सुगम बनाना और राज्य में रोजगार के अवसर पैदा करना था। इस नीति ने निवेशकों को विभिन्न प्रोत्साहन और सुविधाएं प्रदान की ताकि बिहार एक औद्योगिक गंतव्य के रूप में उभरे। इसके बाद की औद्योगिक नीतियां के लिए आधार तैयार किया। अगला प्रश्न है, बिहार में मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना के तहत पेंशन प्राप्त करने के लाभार्थी की आयु क्या होनी चाहिए? कितने उम्र में पेंशन मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा 60 वर्ष या उससे अधिक। 60 वर्ष या उससे अधिक। मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना बिहार सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी पात्र वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य बुजुर्गों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करना है। पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा की जाती है। अगला प्रश्न है, बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत विभिन्न श्रेणियों में दी जाने वाली अधिकतम वित्तीय सहायता कितनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 लाख। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार सरकार की एक प्रमुख योजना है जो राज्य में उद्यमिता को बढ़ावा देती है। यह योजना विभिन्न श्रेणियों युवा, महिला, SC, ST, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक के उद्यमियों को एक नए उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। योजना के तहत 10 लाख रुपया तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें 50% तक गैर वापसी योग्य अनुदान होता है और शेष 50% पर बहुत कम ब्याज दर पर ऋण मिलता है। इसका उद्देश्य स्वरोजगार को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर पैदा करना है।
अगला प्रश्न है, बिहार में मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना का क्या उद्देश्य है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरमीडिएट 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली अविवाहित बालिका को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जो महिला शिक्षा को बढ़ावा देती है। इस योजना के तहत बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने वाले अविवाहित बालिकाओं को 25,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह प्रोत्साहन बालिका को अपनी शिक्षा जारी रखने और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसका उद्देश्य बाल विकास को रोकना और महिला साक्षरता दर में सुधार करना है। अगला प्रश्न है, बिहार में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक छात्रावास योजना का लाभ किन छात्रों को मिलता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्पसंख्यक समुदाय के उन छात्रों को जो सरकारी या मान्यता प्राप्त छात्रावासों में रहते हैं। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक छात्रावास योजना बिहार सरकार द्वारा अल्पसंख्यक छात्रों के लिए शैक्षणिक उत्थान के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के उन छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सरकारी या मान्यता प्राप्त छात्रावासों में रहते हैं। इसका उद्देश्य उन्हें सुरक्षित और आरामदायक रहने का वातावरण प्रदान करने की उनकी शैक्षणिक आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद करना है। यह योजना वित्तीय बाधाओं के कारण पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों की संख्या को कम करने में मदद करती है। अगला प्रश्न है, बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को किस वर्ग का होना आवश्यक है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सभी वर्गों के पात्र वरिष्ठ नागरिकों को यह दिया जाता है। इसमें किसी विशेष वर्ग को नहीं दिया जाता, इसमें सभी वर्गों के पात्र वरिष्ठ नागरिक जिसका 60 साल उम्र पूरा हो गया या उससे अधिक है उनको दिया जाता है। तो मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना बिहार सरकार की एक सार्वभौमिक पेंशन योजना है। यह योजना जाति, धर्म या आर्थिक स्थिति के बावजूद 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी पात्र वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन प्रदान करती है। यह सुनिश्चित करती है कि राज्य के सभी बुजुर्गों को वित्तीय सुरक्षा मिले जब तक कि वे किसी अन्य सरकारी पेंशन का लाभ न उठा रहे हों। यह योजना बिहार सरकार का एक सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अगला प्रश्न है, बिहार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना MAG के तहत मकान बनाने के लिए कितनी किस्तों में राशि प्रदान की जाती है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 3 किस्तों में। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना ग्रामीण MAG बिहार सरकार द्वारा उन BPL परिवारों को आवास सहायता प्रदान करती है जो PMAYG के तहत कवर नहीं है। इस योजना के तहत मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता 3 किस्तों में प्रदान की जाती है। पहली किस्त आधार और नींव के लिए, दूसरी किस्त लिंटेल स्तर तक और तीसरी किस्त छत के निर्माण और घर को पूरा करने के लिए होती है। यह किस्तों के में वितरण यह सुनिश्चित करता है कि निर्माण कार्य चरणों में आगे बढ़े और राशि का उचित उपयोग हो। दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट करके बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको जीविका से संबंधित जो भी प्रश्न है सारे प्रश्नों का एनालिसिस यहाँ पे कराया जाएगा। सारे पोस्ट कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, एरिया कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट, अकाउंटेंट, ऑफिस असिस्टेंट, ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव, इन सभी पोस्टों का तैयारी जो है बेहतरीन तरीका से आपको कराया जाएगा। तो बने रहे इस चैनल पे। इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।